दोस्तों, अगर आपके अगेंस्ट किसी ने झूठा चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया है और आपको ये पता है कि आप निर्दोष हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपने आप को इस झूठे चेक बाउंस के केस से कैसे बचा सकते हैं। इस तरह के वीडियो बहुत ही कम मिलेंगे, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपसे किसी ने ज़बरदस्ती चेक ले लिया है आपके ऊपर दबाव बनाकर, या आपके दिए हुए चेक के साथ फोर्जरी हुई है, या किसी ने आपसे चीटिंग करी है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले तुरंत जाके पुलिस स्टेशन में, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल करेंगे कि किसी ने आपसे ज़बरदस्ती चेक ले लिया है, आपके द्वारा साइन किया हुआ, या आपके दिए हुए चेक के साथ किसी ने कुछ छेड़ाखानी करी है या फोर्जरी करी है, या फिर आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी हुई है। तो आप जाके पुलिस स्टेशन में पहले कंप्लेंट लिखवाइए कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ये मेरा शिकायत है कि इसने मेरा चेक ले लिया है और ये इसका मिसयूज़ कर सकता है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो चेक लगाता है बैंक में और वो डिसऑनर करेगा, जैसे कि आपको पता ही है कि उसने गलत तरीके से चेक लिया है, तो आप कोर्ट में जाके ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि आपने इस पर्सन के अगेंस्ट, उसके इस क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट आपने एक पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी ही कंप्लेंट फाइल कर रखी है, और उस पुलिस स्टेशन की कॉपी आपके काफ़ी काम आएगी उस पर्टिकुलर केस में। और अगर आपने किसी को एज अ सिक्योरिटी चेक दिया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक पर्टिकुलर लेटर या कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कहीं ईमेल पे मेंशन करवाएं, कहीं पर भी ये एक्सेप्टेंस हो जाए कि ये जो चेक है ये एज अ सिक्योरिटी दिया जा रहा है, इस चेक का ये नंबर है, ये अमाउंट है, ये डेट है, और ये चेक इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस कर दिया जाएगा और उसका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। और इन सब कार्यवाही के बावजूद भी अगर आपको लीगल नोटिस आता है चेक बाउंस के केस के चलते, तो आपको वो लीगल नोटिस रिसीव करना है और उसका रिप्लाई भी करना है। रिप्लाई में आपको संक्षेप में बताना है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, या कि ये चेक ज़बरदस्ती लिया गया था, फोर्सफुली लिया गया था, या फिर ये चेक एज अ सिक्योरिटी दिया गया था। आपको सारे फैक्ट्स संक्षेप में बताने हैं, और जो जो आप पर गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनको आपको डिनाई करना है, ताकि कल इस लीगल नोटिस के रिप्लाई को आप कोर्ट में दिखा सकें कि आपने इस लीगल नोटिस के रिप्लाई में सारी चीज़ें मेंशन करी थी कि कैसे कैसे इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे चेक का मिसयूज़ किया है। और आप अपने लीगल नोटिस में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने जो फोर्जरी, चीटिंग, धोखाधड़ी मेरे साथ करी है, उसके चलते मैं आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लूँगा। और आपको ये डायरेक्ट किया जाता है, ये एडवाइस किया जाता है कि आप इन पर्टिकुलर डेज में, विद इन 3 डेज़ और विद इन 7 डेज़ में पर्टिकुलर चेक को वापस कर दें, अदरवाइज़ मैं आपके अगेंस्ट सख्त कानूनी कार्यवाही करूँगा। तो दोस्तों, अब हम एक स्टेज आगे चलते हैं। अब आपको कोर्ट से सम्मन आ गया है, आपको सम्मन पे जो डेट लिखी है उस डेट पे कोर्ट में अपीयर होना है। अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाएंगे, और कोर्ट में जाते ही आपसे कोर्ट पूछेंगी कि क्या आप मानते हैं कि आपने ये ऑफेंस किया है या नहीं। अगर आप कहेंगे हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, तो आपको उसी टाइम पनिशमेंट दे दी जाएगी। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, तो कोर्ट जो है इसको एविडेंस के लिए आगे, फर्दर एविडेंस के लिए कोर्ट डेट लगा देगी कि नेक्स्ट डेट पे हम एविडेंस करेंगे कंप्लेनेंट का, जिसने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट किया है। अब कंप्लेनेंट के एविडेंस में कंप्लेनेंट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, या जो भी उसके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो जो उसके पास एविडेंस है वो सब वो लगाएगा, और उसमें वो अपने एविडेंसेस के साथ कुछ विटनेसेस भी खड़े कर सकता है। हालांकि चेक बाउंस के केस में ज़्यादा विटनेस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लेनेंट और एक्यूज ही प्राइम विटनेस होते हैं, और इसके अलावा टेक्निकल विटनेसेस में पोस्टमैन या बैंक वाले ये विटनेस बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई विटनेस नहीं होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो एविडेंस कोर्ट में के आगे पेश कर रहा है, या फिर जो भी वो विटनेसेस लगा रहा है, आपको उसमें से लूप होल्स ढूंढने हैं, क्योंकि झूठ के पाव नहीं होते हैं। आपको ज़रूर, अगर आपका केस आपके अगेंस्ट झूठा केस किया गया है, तो आपको उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ एविडेंस अपने फेवर के मिलेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उनके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं या कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, तो आपको जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि वो उसके गवाही को काउंटर करते हैं, तो उसको आपको तुरंत कोर्ट में एग्जिबिट करा देना है, जो आपके लिए आगे जाके काम आएंगे। इसके बाद कोर्ट जो है
स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज के लिए ऑर्डर करेगी कि नेक्स्ट डेट पे हम स्टेटमेंट करेंगे एक्यूज की, जो कि आप हैं इस केस में। और 313 सीआरपी में पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्यूज्ड को ये अपॉर्चुनिटी देगी कि आप भी अपनी स्टोरी बताइए, जो केस के फैक्ट्स हैं वो आप बताइए। तो आप अपने केस के जो सारे फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने रखेंगे। अब अपनी सारी स्टोरी बताएंगे कि कैसे आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, या ये जो चेक है एज ए सिक्योरिटी दिया गया था, या इसके साथ फोर्जरी हुई है। आप सारे तथ्यों को संक्षेप में कोर्ट को बताएंगे, और कोर्ट चाहे तो आपके जो तथ्य, आपने जो फैक्ट्स बताए हैं उसको एज ए एविडेंस ट्रायल में ले सकती है, और चाहे तो नहीं भी ले सकती, क्योंकि 313 सीआरपीसी में जो आप गवाही देंगे या जो भी तथ्य आप कोर्ट के सामने रखेंगे वो बिना शपथ के होंगे, विदाउट एनी ओथ। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपको अपने एडवोकेट के थ्रू 315 सीआरपीसी में एप्लीकेशन मूव करानी है, जो कहता है कि एक्यूज्ड कैन बी अ कम्पिटेंट विटनेस, यानी आप अपने केस में खुद एक विटनेस बन सकते हैं, कम्पिटेंट विटनेस आप बन सकते हैं, और ये आपको एक पावर दी गई है। तो आपको 315 की एप्लीकेशन मूव करनी है, और उसमें आप क्या करेंगे, आपके केस जो जो एलिगेशंस लगी हैं आप उसको डिसप्रूफ करेंगे, यानी उनको काउंटर करेंगे। और इसके अंदर जो आपकी गवाही होगी वो शपथ पे होगी। 313 सीआरपीसी और 315 सीआरपीसी में ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि 313 में जो गवाही होती है वो बिना शपथ की होती है, और 315 सीआरपीसी में जो गवाही होती है वो शपथ पे होती है। और 315 में दी गई गवाही एज ए एविडेंस भी आपके केस में काम आएगी, जो आपके केस को स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत करेगी। तो आपको 315 की सीआरपीसी की एप्लीकेशन खुद मूव करनी पड़ेगी। ये बिना एप्लीकेशन मूव किए आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप अपनी गवाही शपथ पे दे सकें। 315 सीआरपीसी में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको आप एग्जिबिट कराएं, ताकि वो आगे फर्दर आर्गूमेंट्स की स्टेज पे आपके काम आ सकें, क्योंकि वो आपके केस को मजबूत करेंगे और सामने वाली पार्टी जो कंप्लेनेंट है उसके क्लेम को काउंटर करेंगे। क्योंकि जो प्रिजम्पशंस होती है इन फेवर ऑफ होल्डर होती है, सेक्शन 139 एंड सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये मान लिया जाता है कि जो चेक होल्डर है, जिसके पास चेक है, जिसको आपने चेक इशू किया है, उसने आपसे पैसे लेने हैं, यानी आपकी उसके टुवर्ड्स लायबिलिटी है। अगर आप प्रूव नहीं कर पाते, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, कि अगर आप प्रूव नहीं कर पाते कि मेरी कोई लायबिलिटी इनके टुवर्ड्स नहीं है अपने एविडेंस के थ्रू, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने चेक आपसे जो लिया है आपकी उसके टुवर्ड्स लायबिलिटी है। अब मैं आपको विजय वर्सेस लक्ष्मण के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास की गई जजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि सेक्शन 118 और 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये माना गया है कि प्रिजम्पशन जो है चेक होल्डर के फेवर में है, जो चेक जो धारक है, जिसके पास चेक है उसके फेवर में है। बट इसमें जो एक्यूज्ड है उसको ये अधिकार है, ये राइट है कि जो इन प्रिजम्पशंस है उनको रिबट करने का, यानी इस चेन को ब्रेक करने का, वो अपने एविडेंसेस के थ्रू बता सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बता सकता है, अपने डिफेंस एविडेंस में कि जी ये जो केस है ये गलत है, या वो जो इसकी जो पेमेंट्स है वो ऑलरेडी कर दी गई है, ये जो चेक था एज ए सिक्योरिटी है। उसके बाद ये सारे राइट्स है अपने एविडेंस देने के। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी मेंशन किया है कि प्रिजम्पशंस आर रूल्स ऑफ एविडेंस बट डजंट कन्फ्लिक्ट विद प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मतलब कि जो एविडेंस कंप्लेनेंट ने लगाए हैं उससे ये तो पता चलता है कि हाँ एक्यूज के अगेंस्ट केस बनता है, बट जब तक वो उन्हें प्रूव नहीं कर देता कंप्लेनेंट अपने एविडेंस को, तब तक एक्यूज को इनोसेंट माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेंशन किया है कि एक्यूज के पास ये राइट है कि जो जो प्रिजम्पशंस जो है इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट है उसको वो रिबर्ट कर सकता है, उस चेन को ब्रेक कर सकता है बाय शोइंग, अपने एविडेंस दिखाकर, अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाकर, और प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, यानी संभावनाओं का अंबार लगा के कोर्ट को बताना है कि जी ये जो केस है ये गलत है, ये फोर्जरी हुई है मेरे साथ, ये चिटिंग हुई है, ये जो चेक था इसकी पेमेंट की जा चुकी है, या फिर ये जो चेक था ये मुझसे धमका के लिया गया था। आपको जो भी आपका केस, जो सच्चा केस है, आपको कोर्ट को बताना है संभावनाओं का अंबार लगा के, ताकि कोर्ट को ये समझ आ जाए, कहता है कि जी जो
कंप्लेनेंट है, जो उसके फेवर में प्रिजम्पशंस हैं, वो जो है यहाँ पर ध्वस्त होती दिख रही है, या यहाँ पर आपने उसको ब्रेक कर दिया है कोर्ट को ये बताकर कि ये झूठा केस है। तो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप अपने एविडेंस दिखाएं और कोर्ट को ये बताएं एज़ पर द लॉ, एज़ पर द फैक्ट। आप सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाएं, कोर्ट को ये समझाएं कि जो केस है, ये जो मेरे अगेंस्ट केस किया गया है, ये बिल्कुल ही गलत केस है। और इसके बाद आपका क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। आपके विटनेसेस अगर आपने लगाए हैं तो उनका क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। बट मेरा यही मानना है कि आपसे बेहतर आपका केस कौन जानता है, तो आप खुद विटनेस बनिए। जो पहले वाली स्टेज थी जहाँ मैंने बताया था कि आप ऐसे खुद भी विटनेस बन सकते हैं, और यहाँ पे आपका क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। आपको निडर होके सामने वाले एडवोकेट को सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका केस सच्चा है, आपके अगेंस्ट तो झूठा केस फाइल हुआ है। तो आपको उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, अपने एडवोकेट से भी सलाह लेनी है इस स्टेज के रिगार्डिंग। और इसके बाद जो कोर्ट है वो आपके केस को आर्गूमेंट्स के लिए लगा देगी, जहां पर आपने जो पीछे सारे एविडेंस लगाए हैं 315 सीआरपीसी में, या आपके डिफेंस के एविडेंस लगाए हैं, आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करवाए थे, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पुलिस में जाके कंप्लेन करें, लीगल नोटिस का रिप्लाई करें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये आपको आर्गूमेंट्स में बहुत काम आएंगे। और यहाँ पर आप जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की यूज़ कर सकते हैं, या आपका केस जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में फाइल हुआ है, यानी अगर आपका केस गुजरात में फाइल है तो आप गुजरात हाई कोर्ट की भी जजमेंट लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो आप हर जगह लगा सकते हैं, किसी भी स्टेट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप आर्गूमेंट्स में आपको जो आपने पहले मेहनत करी अपने केस में हर स्टेज पे, वो आपको यहाँ बहुत काम आएगी। और जो बाय गॉड ग्रेस या फिर आपकी मेहनत के थ्रू आपको जो ये केस है आपका, वो आपके फेवर में आने की पूरी उम्मीद होगी, और आप ये केस जीत जाएंगे। क्योंकि जो ये केस था वो आपके अगेंस्ट झूठा फाइल किया गया था, और झूठ जो है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता, और इस तरह आप ये केस जीत जाएंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर किसी ने आपको सच में पैसे देने हैं और उसके द्वारा दिया गया चेक जो है बाउंस हो गया है, तो आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि आप चेक बाउंस के केस में क्या कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, किसी के काम आ जाएगी। और आज के लिए धन्यवाद।